हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका क्लास 10 मैथ 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जितना क्वेश्चंस बताया जा रहा है उन सारे क्वेश्चंस का नोट्स बना के आप लोग उसका रिवीजन करते रहना, क्योंकि मैथ अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट, और आप लोग देख सकते हो निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यहां आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए नंबर आपका है 14,35, बी है 18,25, सी है आपका 31,93 एंड डी है 32,62। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मैथ को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप लोग मैथ में बहुत कम नंबर लाओगे। अधिकतर स्टूडेंट का मैथ में ही नंबर कम रहता है, क्योंकि मैथ काफी टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, काफी हार्ड सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आप लोग अच्छे मार्क बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18,25। क्या होगा? 18,25। ये इसका सही आंसर इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों का HCF जो है वो 1 के बराबर है, और जिनका HCF 1 के बराबर होगा वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो ये आपका सही आंसर है, और आई होप कि आप लोग याद कर लोगे या फिर लगाकर देख लोगे। ये हमारा है 18,25, बिल्कुल सही आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाई है। पाई जो आपका है वो क्या है? एक पूर्णांक है। ऑप्शन ए है एक पूर्णांक, बी है एक अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है आपका एक परिमेय संख्या, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पाई आपका क्या है? देखो पाई जो है ना, इन चारों में से क्या है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो आपका पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर पाई का मान की बात की जाए 22/7, तो आपका ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन आपका पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखना यहां, ठीक है। लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का। ए ऑप्शन है आपका कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, एंड बी है असीमित रूप से कई हल होते हैं, एंड सी ऑप्शन है आपका अद्वितीय हल होता है, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां आप लोग पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखो। x बराबर y और लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 0, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और आई होप कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को याद रखोगे। अब हमारा आ गया है क्वेश्चन लगाने वाला, सॉल्व करने वाला। लिखा हुआ है समीकरण x प्लस 6 एंड x माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। इनके मूल्य जो मूल है वो क्या होंगे? ए ऑप्शन है 6,5, बी है -5,6, सी ऑप्शन है -6,5 एंड डी है -5,6। तो इसको आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां आप लोग ध्यान से देखो। इसका आंसर पता करने के लिए जो आपका लिखा हुआ है समीकरण, यानी कि x प्लस 6, ठीक है, एंड x माइनस 5 लिखा हुआ है, इसको बराबर 0 के रख दो, ठीक है, ध्यान से देखना। और यहां x प्लस 6 जो हमारा लिखा हुआ है इसको बराबर 0 रख दो, तो यहां से x बराबर -6 हो जाएगा। हमें एक x की वैल्यू कितना पता चला? -6। और x माइनस 5 इसको भी बराबर 0 रख दो, और यहां से x बराबर हमें ये इधर माइनस में ही इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां जो हमारा मूल होगा वो होगा -6,5, ठीक है, -6,5। याद रखना, काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। -6,5 ये हमारा सही हो जाएगा। काफी आसानी से आप लगा सकते हो इसको। आप x प्लस 6 एक बार इसको बराबर 0 रखो, एक बार x माइनस 5 को बराबर 0 रखो, और दोनों का आपको मूल पता चल जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा क्या है कि यदि जो आपका द्विघात समीकरण 3x² - 6 + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान है। यहां आपको k की वैल्यू पता करना है। जो ये हमारा k लिखा हुआ है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका 3, बी है 6, सी है आपका 9 एंड डी है 12 यानी कि 12। तो अब आप लोग इसको कैसे पता करोगे। इसके लिए आप लोगों को पहले आपको ऐसे समीकरण लिख लेना होगा 3x² - 6 एंड प्लस k बराबर 0। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो। और यहां आपका a क्या है, आई होप कि आपको पता होगा इतनी सारी चीजें जो बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां अगर a पूछा जाए तो a आपका क्या है, ये जो x² का गुणांक है इसे a कहा जाता है। b हमारा क्या है, जो x का गुणांक है यानी कि -6 होगा। एंड c हमारा क्या है, जो k आपका है। ठीक है, अचर पद। तो ये आपको पता चल गया a हमारा क्या है, v हमारा क्या है, c हमारा क्या है। ठीक है, ये सारे की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको यहां आपको बता दिया जाए, यहां एक सूत्र है लेकिन यहां आपका जो होगा विविक्तर क्या होगा, विविक्तर जो होगा, विविक्तर यानी कि d बराबर आपका 0 होगा। तो आप लोग एक सूत्र याद रखना, v² - 4ac बराबर 0। ये d बराबर v² - 4ac होता है लेकिन यहाँ आपका d बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से आप b का स्क्वायर कर लो, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड -4 इंटू a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है k बराबर 0। अब यहां से इसका आप वर्ग कर लोगे तो ये हो जाएगा 36 एंड ये हो जाएगा -12k और ये हो जाएगा बराबर 0। यहाँ -12k रखोगे और इधर +36 है तो इधर जाएगा -36 हो जाएगा। और k बराबर हमारा -36 बटे -12 और यहां से k की वैल्यू आएगी 12 3 36 यानी कि 3 की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहां से जो आपका 3 आपका है ये सही है, यानी कि k की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, आप लोग वैसे टिक नहीं मारा करो। ठीक है, आप लोग तुक्का मत लगाना, वहां सॉल्व करना, सॉल्व जरूर करना, तभी आप लोग वहां टिक लगाना। क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, आपके भविष्य के लिए। तो एक एक चीज आपको ध्यान से देखना होगा और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना ही होगा। ठीक है, यहां अब आप लोग अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृति हैं जिनके आकार बिल्कुल समान है। ठीक है, परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो कहलाती हैं। आकृतियां तो एक जैसी हैं लेकिन उनकी जो माप है वो समान नहीं है, कोई 10 सेंटीमीटर कोई 5 सेंटीमीटर ऐसे में। तो ए आपका ऑप्शन है सर्वांगसम आकृतियां होंगी या समरूप आकृतियां, या फिर तीसरा है आपका समान आकृतियां, या डी आपका है सममित आकृतियां होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो समरूप यानी कि समान रूप, जिनका आकार समान हो, मतलब आकृति क्या है, समान है, जैसे वे दिख रहे हैं उसी प्रकार से दूसरा आकृति भी दिख रहा है। अंतर क्या है, केवल माप का। तो यहां समरूप मतलब होता है समान दिखना, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। जो एक जैसे हो, माप ना देखो, माप उनका मत देखो कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, आपको केवल देखना है एक जैसे हो तो वो आपकी समरूप आकृतियां हो जाएंगी। तो दो आकृतियां जिनके आकार समान हो तो उन्हें हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। ओके, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चित्र में, ठीक है, चित्र में आपका क्या है, इसमें ध्यान से देखो। AE जो है वो समांतर VC के यदि AE जो है AE अनुपात BE, यानी कि A देखो ध्यान से, जो AE है ये E वो और VE यानी कि सॉरी BE, ठीक है सही, या फिर EV कुछ भी कह सकते हो, उनका जो अनुपात दिया हुआ है वो आपका 4:1, ये 4 है ये 1 है। और CF जो हुआ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, CF जो दिया हुआ है वो 1.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर हो तो AF की लंबाई होगी, यानी कि आपका CF और हमें AF यानी कि AF की लंबाई ज्ञात करनी है। मैंने CF यानी कि ये दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें AF की लंबाई ज्ञात करनी है। आपके पास ऑप्शन A है 4 सेंटीमीटर, B है 6 सेंटीमीटर एंड C है आपका 3 सेंटीमीटर एंड D है 2 सेंटीमीटर। तो आप कैसे लगाओगे आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां आप लोग देखो ये दोनों क्या है, जो आपका ध्यान से देखना, त्रिभुज AEF, ध्यान से आप चित्र में देखो, त्रिभुज AEF, ये एक त्रिभुज AEF, ये क्या है, समरूप है। वह आपका जो त्रिभुज AVC, ये VC देखो, लंबाई मत देखो, एक जैसा दिख रहे हैं ना, ये और ये बड़ा वाला, ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, मतलब समान दिख रहे हैं, समरूप
त्रिभुज है। ओके, समरूप त्रिभुज है। और अगर समरूप त्रिभुज है तो इनको हम अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे आपका ए एंड ई, ए ई यानी कि ये ई बटे में आप लिख सकते हो ई वी, ठीक है, या फिर वीई, कुछ भी लिख सकते हो, वीई लिख सकते हो क्योंकि हमें वीई की वैल्यू दी हुई है तो यहां वीई लिख सकते हो। ये बराबर होता है, ये एक थ्योरम है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ए एफ बटा एफ सी के, ए एफ बटे सी एफ या एफ सी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो अनुपात होता है और इसका ये बराबर होता है, ये जो आपका ये अनुपात और ये अनुपात के, ठीक है। अब आपको वैल्यू भी तो दी हुई है, यहां आपका देखो ए ई की वैल्यू ये है, ए ई आपका 4 है, और यहां आपका वीई की वैल्यू ये 1 जो दिया हुआ है 1 है, बराबर हमें ए एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ए एफ आप ऐसा ही रहने दो, और हमें और कुछ दिया हुआ है सी एफ की हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। अब यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि ए एफ का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कोई अंतर नहीं होगा, और इनका जब मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 4 का होगा तो फिर कितना हो जाएगा, ए एफ बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 बार हुआ है, अगर 2 बार होता तब 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। तो जहां भी आपका हो वहां आप टिक लगा सकते हो। तो ये हमारा V वाला जो है 6 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a आपका दिया हुआ है 6,5 तथा v आपका दिया हुआ है -4,3 से समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, का निर्देशांक होगा। इनका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और आपको पता है y अक्ष पर है, ठीक है। बहुत हार्ड भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां आपका a ऑप्शन है 0,9, b ऑप्शन है 0,-9, c है 0,5 एंड d है 0,3। तो फिर आप कैसे ज्ञात करोगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, y अक्ष की बात की गई है तो आप लोग देखो, माना आप लोगों को क्या लिखना है, जो माना y अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक। अब देखो बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु P का निर्देशांक होगा P यानी कि 0,y है, क्या है 0,y। अब देखो 0 तो आपका होगा ही क्योंकि आपका मूल बिंदु से निर्देशांक, और यहां y की आप वैल्यू पता कर लो, फिर आपका पूरा सवाल निर्देशांक मिल जाएगा, 0, जो आपका y की वैल्यू है बस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमें दिए गए बिंदु क्या है, दिए गए बिंदु ध्यान से देखना, हार्ड भी है आपका सवाल, ठीक है। दिए गए बिंदु आपका कौन सा बिंदु दिया हुआ है, a, यानी कि a आपका क्या दिया हुआ है, a हमारा दिया हुआ है 6,5 तथा v हमारा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो -4,3 है, -4,3 है, ठीक है। पता चला, ये हमें दिया हुआ है, देख लो a और v, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब चूंकि a तथा बिंदु b जो है बिंदु P से समदूरस्थ है, देखो y अक्ष पर एक बिंदु, जो एक बिंदु उसको मैंने क्या माना है, बिंदु को P माना है, P, ठीक है, और P जो है इनसे और इनसे समदूरस्थ हैं, ठीक है। तो अब आप लोग भैया एक काम करो, आप लोग लिखो, क्या लिखो कि आपका जो चूंकि जो आपका बिंदु A है, A तथा बिंदु V, बिंदु P के, मैंने बिंदु जो P माना है वही तो माना है, तो बिंदु P के समदूरस्थ हैं, क्या है, समदूरस्थ हैं। अब अगर समदूरस्थ हैं तो आपको लिखना, एक बार A लेना है, A को आपको क्या लिखना है, बराबर V के, याद रखना ये ट्रिक है। अब जिसके समदूरस्थ हो ना वहां आप दोनों में लिख दो, जिसके समदूरस्थ हो, जैसे P के समदूरस्थ है तो मैंने यहां PP लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब AP बराबर VP, अब आप याद रखना, यहां हमारा A एंड आपका जो P है उसको लेकर चलना है, A और P। तो A हमारा क्या है, A हमारा ये है और P हमारा ये है, ठीक है।
ए और पी आपको समझ में आया। अब यहां आप लोग याद रखना, यहां आप लोगों को क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहां आप लोग एक काम करो, यहां आप लोग सूत्र आपको पता होगा कि नहीं पता है, सूत्र तो पता ही होगा, जो दोनों के बीच की दूरी निकालने का वो होता है आपका, क्या होता है याद है? देखो आपका P में क्या दिया हुआ है निर्देशांक, देखो यहाँ आपका 0 दिया हुआ है और कॉमा y, तो यहाँ आप जो A है और P है, ठीक है, तो यहाँ आप लोग 0 लिखो एंड पहले x1 फिर x2, ये हमारा 6 है, ठीक है, x2 का वर्ग कर लो, ठीक है, आपको बताया गया है दूरी का सूत्र, फिर y1 जो हमारा ये y है एंड y2 हमारा ये -5 है, इसका वर्ग कर लो, ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार से हम बी को, अब बी एंड पी को लेंगे, अब इस बी और पी को लेंगे, तो यहां भी वही है, आप लोग पहले 0 लो, ठीक है, जो आप लोगों का x1 है ये 0 एंड +4 का आप वर्ग कर लो एंड फिर आप लोगों को प्लस लिखना है, y-3 का वर्ग करना है, ठीक है, सॉरी हाँ, वर्ग करके फिर अंडर रूट आपका लगा हुआ है। अब हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, वही जो आपका है ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हटाओ फिर आपका ये 6 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस y-5 का वर्ग हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा ये 4 का वर्ग हो जाएगा एंड ये प्लस आपका हो जाएगा y-3 का वर्ग, ठीक है, आप सभी को खोल लो, इसका वर्ग करोगे तो 36 हो जाएगा, प्लस आप लोग a-v का होल स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ a यानी कि a इसको माना जाएगा y², ठीक है, एंड प्लस आप लोग लगाओ, ठीक है, y² एंड प्लस आप लोग लगाओ b का वर्ग यानी कि 25, ठीक है, एंड प्लस 2ab यानी कि 2ab मतलब 2 एंड आपका a यानी कि y एंड 5 यानी कि 2ab मतलब 10y, बराबर ये भी आपका वैसे होगा 4 चौक 16, फिर a-b का वर्ग कर लो एंड प्लस y² प्लस 9 -6y। ओके, अब यहां देखो आप लोगों को क्या करना है वो देखो ध्यान से, ये आप लोग ध्यान से देखो, ये जो आपका इतना है 36 और 25 जुड़कर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है, 61, और ये आपका y से y कट जाएगा, ओके, एंड 61 आपका हो जाएगा ना, यहां से -10y हो जाएगा, जो आपका 10y बचा है, बराबर आपका ये एंड ये जुड़ेगा, ठीक है, यानी कि आपका 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 एंड माइनस आपका 6y। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग दूसरे पेज में देखते हैं, इतना आपका हो गया। अब आप लोग क्या करो, यहां से आपका -10y है, ठीक है, एंड ये आपका प्लस आपका 6y है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लो, इस चीज को -6y को इधर ट्रांसफर कर लो, -25 एंड इधर आपका -61 हो जाएगा, ठीक है, अब इतना हो गया ना, -61, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। अब ये आपका घटकर कितना हो जाएगा, ये आपका घटेगा और आपका हो जाएगा आपका -4y, और ये आपका हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, पूरा सवाल आपको समझ में आ रहा है। यहाँ y का -36 बटे -4 इक्वल टू y बराबर आपका 9 चौक 36, बस यही आपका 9 आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने क्या माना था, यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों ने माना था 0, y, तो वो हो जाए आपका निर्देशांक 0,9। तो जहां भी 0,9 है उस पर टिक लगा दो। तो काफी हार्ड सवाल था 0,9, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 0,9, प्लस में 9 रहेगा। तो ये हमारा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ध्यान से देखना, यहां क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिंदु जो आपका 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से आपको दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी आपका ऑप्शन ए है 6, बी है 5, सी है 4 एंड डी है 3। तो आप लोग मूल बिंदु से अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है, तो आप लोग याद रखना, सबसे पहले आप लोगों को दूरी ज्ञात करना है तो डी बराबर यानी कि दूरी का फार्मूला याद रखना, वो है आपका √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग।
ओके, इतना कर लो। फिर आप लोग याद रखना, अगर आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो आपको एक तो आपका बिंदु दिया रहेगा ये, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है पहले तो आपका ये दिया हुआ है 3,4, तथा जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, एक हमारा ये निर्देशांक, एक ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लो। आपका ये सूत्र दिया ही हुआ है, x1 हमारा ये है यानी कि 3 माइनस आपका x2 हमारा ये है आगे वाला 0 का वर्ग कर लो, एंड फिर आप लोग प्लस लगा लो। फिर आपका यहाँ देखो y1 ये है 4 एंड माइनस ये 0 का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी कि आपका बराबर लगाओ 9 प्लस 16 का वर्ग, यानी कि आपका हो जाएगा 25। 25 का वर्ग आपका 5 मात्रक आएगा, या फिर इकाई लिख देना 5 इकाई। तो यहाँ आप लोगों का जो 5 है ये बिल्कुल सही है, आप लोगों का जो 5 है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, 5 आपका सही हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर इसमें से क्या है, जो आपका दोनों को इक्वल कर दे, बराबर कर दे, दोनों को आपको बराबर करना है, ठीक है। आपका a है आपका 0 डिग्री, v है 30 डिग्री, c है आपका 45 डिग्री एंड d है आपका 60 डिग्री। देखो ये दोनों को इक्वल नहीं कर सकता, और एक चीज इसमें है जो दोनों को इक्वल कर सकता है, वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री ही इक्वल कर सकता है, दोनों को 0 कर सकता है, ठीक है, दोनों को क्या कर सकता है, 0। तो अब आप लोग कैसे देखोगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लो जो आपका लिखा हुआ है साइन 2a बराबर है आपका 2 साइन a। ओके, अब आप लोग मान लो कि माना जो आप लोगों का a है वो बराबर 0 डिग्री, आपका ऑप्शन a मैंने लिया, ठीक है, 0 डिग्री। तो अब आप लोग देखो यहां साइन 2a बराबर साइन 2 इंटू 0, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां साइन 0 डिग्री और जिसका मान होता है 0, ये हमारा पहला, ठीक है, ये आपको समझ में आया। मैंने साइन 0 डिग्री रखा तो हमें 0 मिला। ओके, अब हमें देखो ये चीज हमारा अब इसके बराबर हो गया नहीं, अब 2 साइन ये रखो, 2 साइन ये बराबर होगा 2 इंटू साइन, और इसको आपको 0 डिग्री बराबर ये 0 डिग्री 2 इंटू 0 बराबर 0। इसका मतलब आपका जो 0 डिग्री है वो सही है, क्योंकि ये 0 बराबर 0 हो चुका है, यानी कि सही है। तो यहां आपका जो 0 होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, 0 डिग्री। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और आई होप कि आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 10 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपको याद करके ही जाना है, काफी ज्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के, लिख लिख कर दिन रात एक किया जा रहा है। अब आप लोग पढ़ने में मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना लगा दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहां हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 कि साइन a बराबर आपका है 4/5, तो tan a का मान होगा। tan a का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो आपके पास ऑप्शन ए है 3/5, बी है आपका 5/3 एंड सी है आपका 4/3 एंड डी है आपका 3/4। इसको आप कैसे लगाओगे, हम देखो साइन ए की वैल्यू दी हुई है तो हम tan की वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखो एक बात याद रखना, यहां से आपको क्या दिया हुआ है साइन ए, हमें साइन ए क्या दिया हुआ है 4/5। अगर आप यहां इस फॉर्मूले पे रख कर, मैंने ऑलरेडी ज्ञात कर लिया है, आप रख लेना, कॉस जो होता है वो बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस पर आप वैल्यू रख लेना, यहां आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखना और सॉल्व कर लेना, और मैंने ऑलरेडी ज्ञात कर लिया है, मैंने ज्ञात किया है, तो कॉस ए हमारा आया है 4/5, ठीक है। अब हमें साइन ए और कॉस ए, साइन ए का दिया हुआ है, मैंने कॉस ए का ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात किसका करना है, tan ए की वैल्यू। अब tan ए की वैल्यू आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कैसे, tan ए जो होता है वो बराबर होता है साइन ए और बटे में कॉस ए, और साइन ए बटे कॉस ए, यानी कि साइन ए की वैल्यू हमारी 4/5 है और कॉस ए की वैल्यू 3/5 है। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4/3। तो tan ए की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 4/3 आएगी। क्या आएगी, 4/3। तो यहां से आपकी tan ए की वैल्यू जो होगी वो 4/3 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आप लोगों के सामने आ चुका है, काफी बड़ा है और रचनाएं चैप्टर से है। लिखा हुआ है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण होगा। हम लोग इसका फिगर देखेंगे, फिर हम लोग समझेंगे। यहां आप लोग देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया है और यहां से एक देखो, यहां आप लोगों को ओ बिंदु मान लेना है और ऐसे स्पर्श रेखा ले जाना है दोनों तरफ से। ओके, ऐसे स्पर्श रेखा ले जाना है और यहां देखो लिखा हुआ है कि युग्मों खींचने के लिए उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो इनके दोनों का बीच का कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, और इसको हम P बिंदु मान लेते हैं, इसको Q बिंदु मान लेते हैं और यहां इन दोनों को आप यहां से जहां काट रही हैं इन दोनों को ऐसे मिला लो। ठीक है, और हमें यहां थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, जो ये थीटा की वैल्यू है। याद रखना, अगर ये 60 डिग्री है तो पूरे जो कोण का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो वैसे अगर आपको बताया जाए तो 120 डिग्री आंसर आएगा, 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन कैसे आएगा ये मैं आपको बताता चलता हूं, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने फिगर भी बना दिया। अब देखो आप लोगों का ये क्या दिया हुआ है, POQR, चार चीजें हैं, POQ एंड R। आपका ये देखो P है आपका, ठीक है, P एंड O एंड Q एंड R। ठीक है, ये क्या है, एक चतुर्थांश है, एक क्या है, चतुर्भुज है, सॉरी चतुर्भुज है, चतुर्थांश नहीं चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं हैं, अगर तीन ही होता तो आपका हो जाता क्या, त्रिभुज। तो यहां अब आप लोग देखो कोण POQ प्लस आप लोगों का कोण आपका PRQ बराबर 180 डिग्री। यहां कहने का मतलब है जो P है, P एंड O और Q और प्लस आप लोगों को रखना है PRQ। हमें एक बार ये कोण लेना है, एक बार ये कोण लेना है। ठीक है, तो आपका एक कोण तो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो अब आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो ना। एक हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री और इसको हमने थीटा माना है और हमारा 180 डिग्री दिया हुआ है और थीटा बराबर आप 180 डिग्री में से आप इधर प्लस में है, इधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा और आपका 120 डिग्री हो जाएगा थीटा की वैल्यू। तो 120 डिग्री मैंने बताया था आएगा भी, तो 120 डिग्री आपका सही आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहां आप लोगों को वृत्त का परिमाप का सूत्र भी पता होना चाहिए और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तभी आप कर पाओगे, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर रखना है। अब आप लोग याद रखना, दोनों का सूत्र आपके पास ऑप्शन ए है 2 मात्रक, ऑप्शन बी है पाई मात्रक, ऑप्शन सी है 4 मात्रक, डी है 7 मात्रक। तो अब आप लोग याद रखना, मैंने बताया है, मान लो वृत्त की त्रिज्या r है, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है ना, तो माना जो आपका वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। वृत्त की त्रिज्या हमने r मान लिया, r है। चलो ठीक है, अब आप लोगों को वृत्त का परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। मैंने बताया है वृत्त का परिमाप। ओके, तो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, याद है किसी को? बहुत अच्छा, वो होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। और यहां वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, इन दोनों को आप इक्वल रख दो, यानी कि बराबर, प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि 2 पाई आर जो होगा वो बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप पाई से पाई काट दो, सॉरी ये 2 नहीं काटना है, पाई से पाई काटना है, एक आर से एक आर कट जाएगा और यहां से आर की वैल्यू 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहां से मुझे पूरा मिल तो गया त्रिज्या, यानी कि आर को मैं त्रिज्या कहा था, तो यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 मात्रक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 मात्रक। काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको यहां आसान लगता है लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट छोड़कर चले आते हैं। ठीक है, छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व कराता हूं ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ बोर्ड एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखो, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन कि भुजा आपका 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। आपका ए ऑप्शन है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है आपका 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी है आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग कैसे ज्ञात करोगे आपका वृत्त का व्यास? देखो ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले पूछ रहा एक आपका भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। आपको दिया है वर्ग का आपका भुजा, लेकिन पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब आप लोग याद रखना, हमें क्या दिया हुआ है, वर्ग का या वर्ग की भुजा दी हुई है। देख लो सीधा लिखा हुआ है, वर्ग की भुजा हमें कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपका जो वृत्त का व्यास होता है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो व्यास होता है ना, याद रखना वृत्त का व्यास वो बराबर होता है वर्ग की भुजा का। वर्ग की भुजा यानी कि वृत्त का व्यास किसके बराबर होता है, वर्ग की भुजा यानी कि 6 सेंटीमीटर। हमें वर्ग की भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर और हमें वृत्त का व्यास भी 6 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाए यहां वृत्त की त्रिज्या क्या होगी और हमें वृत्त की त्रिज्या, तो आप लोग बता दोगे कि नहीं? वृत्त की त्रिज्या हमारा 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ओके, तो यहां से हमें वृत्त की त्रिज्या मिल गया। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आपका मान ऐसा ही रहने दो एंड इनटू 3 का वर्ग कर लो, यानी कि 9 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर आकृति का आयतन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी पहले के समान, डी 2 गुना। देखो एक ठोस आकृति है और उसको आप दूसरी आकृति में ट्रांसफर करते हो, तो आप लोग बताओ क्या होगा? कुछ होगा, कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा? देखो ध्यान से समझना, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हम ना उसमें से कोई चीज निकालते हैं ना गायब करते हैं। उसी में जितना आपका आयतन है, जितना भार है, उसी को बदलकर दूसरी चीज बताया जाता है, उसी को हटाकर दूसरी चीज बना दिया जाता है। तो पहले के समान रहेगा, जितना पहले था उसका आयतन उतना ही रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल जो है, आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। ऑप्शन ए हमारा है 2 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर एंड डी है अब सी नंबर 4 सेंटीमीटर एंड डी है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग इसका हमें व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करने से पहले हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या कैसे पता करोगे? तो हमें दिया क्या है? हमें दिया हुआ है वेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो अब आप लोग वेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो वेलन के आधार के क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल वो हमें कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 9 पाई। कितना दिया हुआ है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो आपका वेलन के आधार का क्षेत्रफल, और ये बराबर है 9 पाई। ठीक है, 9 पाई के। अब आप लोग क्या करो, यहां से पाई कट कर दो। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा और आर बराबर आपका 9 का आपका रूट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहां आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आर की वैल्यू। अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपका उसका व्यास ज्ञात करना है। तो आप लोग आधार का व्यास लिखो। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा माइंड लगाकर सॉल्व करोगे तो भाई बहुत आसान हो जाएगा। सॉरी, आधार का व्यास। आधार का व्यास अगर आपको ज्ञात करना हो तो त्रिज्या की 2 गुनी कर दो, अर्थात आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ आपका 6 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या है पहले आप ये समझो। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ये है माध्य, बी है बहुलक, सी है माध्यिका एंड डी है आपका मानक विचलन। तो यहाँ अगर आपकी बात की जाए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका मानक विचलन। क्या होगा, मानक विचलन। ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। ये लास्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखना। ये हमारा लास्ट और सांख्यिकी का है। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ए ऑप्शन है 6, बी है 8, सी है 10 एंड डी है 12। समांतर माध्य ज्ञात करना है, वो भी सम संख्याओं का। तो 1 से 15 तक सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो वो है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस आप लोगों को 12 प्लस आपका 14। ये 15 से के बीच में ही रहना चाहिए। इनको काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7 लगा लो। इनको आप जोड़ लेना, कितना होगा, जोड़ने के बाद इसको मैंने देखा है 56 हो जाएगा। ये 7 इसको कट करके 8 हो जाएगा, यानी कि 8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 1 से 15 तक की संख्याओं का समांतर माध्य, सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो ये है हमारा क्लास 10 मैथ का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता था, वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो समझ लो मैथ में आपका 100% इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।